यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। इससे पहले मैंने रानी महाजादूगरनी के 20 भाग आपकी सेवा में प्रसारित कर दिए थे और आज 21वां भाग आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूं। इससे पीछे एक भाग उसका और आएगा जिसमें थोड़ा समय लगेगा। तो आइए श्रोताओं, मैंने 19वें भाग में आपको बताया था कि महाराज विक्रम चकवा चकवी के साथ और रानी महाजादूगरनी जो चिड़िया के रूप में थी उसका पिंजड़ा हाथ में लेकर के अवंती आ जाते हैं। अवंती का राजमहल है और उसका मंत्रणा कक्ष है जहां एक परिंदा भी पैर नहीं रख सकता, इतनी उसकी सुरक्षा व्यवस्था है। समय दिन का दूसरा पहर चल रहा है। महाराज विक्रम महाराज सत्यदेव से कहते हैं कि हमें शीघ्रता से और गुप्त रूप से सभी कार्य करने होंगे। सत्यदेव कहते हैं, कहो महाराज कैसे? राजा विक्रम कहने लगे, श्रावस्ती नरेश रतन सेन को बुलावा भेज दो, वह प्रातः काल तक यहां आ जाएं। रात के अंधकार में तांत्रिक नरवट को जो भूमिगत कारावास में कैद हैं उन्हें महल के एक कक्ष में स्थानांतरित कर दो। महर्षि चरक जिसके पास तोते रूप में मेरा शरीर रखा हुआ है, महर्षि चरक को लेने के लिए एक सम्मान सहित रथ भेज दीजिए और मैं भी रात्रि के प्रथम पहर में प्रस्थान करूंगा उज्जैन की ओर। मुझे 2 रथ, 4 अश्वारोही और 4 कुशल गुप्तचर चाहिए। महाराज सूर्यसेन कहने लगे, सब व्यवस्था हो जाएगी राजन, आपकी योजना तो बताओ, योजना क्या है? तो राजा विक्रम अपनी योजना पर चर्चा कर रहे हैं महाराज सत्यदेव से। राजा विक्रम सत्यदेव से कहने लगे, मैं रात्रि के अंधकार में रेवतक पर्वत के नीचे बने भूमिगत कारावास में रानी महाजादूगरनी को निकालकर एक काले वस्त्र में लपेट कर रख दूंगा और वह रथ 2 कुशल गुप्तचरों की देखरेख में होगा। तत्पश्चात मुझे हंसिया रानी के कक्ष में जाना होगा। वहां एक गुप्त कारावास को खोलकर मुझे कैदी कक्ष में से खरगोश और उसके दोनों शावकों को लाना होगा, जो कि महारानी हंसिया और दोनों राजकुमार सिद्धार्थ और दृष्टांत हैं, तथा 4 मेढक जो मेरे वीर बेताल और उसके साथी मुंजा, पांडा और खापरा चोर हैं। देखिए श्रोताओं, बेताल के साथ में 4 वीर थे। मुंजा, आपने एक मुंजा की कहानी सुनी होगी, किसी किसी एपिसोड में मुंजा बताते हैं, और एक ऐसे ही पांडा की कहानी भी सुनी होगी, किसी किसी एपिसोड में पांडा भी बताते हैं। और चौथा जो वीर था वो खापरा चोर था। महाराज विक्रम के पास 4 वीर थे, उन्हें मैं दूसरे रथ में अपनी निगरानी में लाऊंगा और उसमें भी 2 गुप्तचरों की आवश्यकता होगी। अवंती और उज्जैन में ये तनिक भी भनक भी ना पड़े कि रानी हंसिया और राजकुमार सिद्धार्थ और दृष्टांत पशु रूप में है, अन्यथा हमारी योजना विफल हो सकती है। राजा सत्यदेव कहने लगे, महाराज सभी कार्य आपकी योजना अनुसार किए जाएंगे। सर्वप्रथम श्रावस्ती नरेश रतन सेन को निमंत्रण भेजता हूं। हमारी संधि के अनुसार उसे प्रातः काल तक यहां अवश्य आना पड़ेगा और तांत्रिक नरवट को सैनिक सुरक्षा में एक कक्ष में कैद करवाता हूं और ऋषि अत्रक और रसायनज्ञ उनको लेने के लिए मैं मेरे मंत्री को भेजता हूं, जो कि मंत्री स्वयं जाएंगे और उन्हें सम्मान सहित लेकर के आएंगे। राजा सत्यदेव ने सारे काम सैनिकों को समझा दिए। 2 दूत अश्व पर सवार होकर दौड़ पड़े श्रावस्ती की ओर, पहला काम। और एक रथ रात्रि में महर्षि अत्रक के आश्रम की ओर चल पड़ा। एक रथ में सैनिक बंदोबस्त करके तांत्रिक नरवट को लेने के लिए वन प्रांत की ओर चल पड़ा। महाराज विक्रम कहने लगे, उज्जैन में अराजकता फैल गई होगी। राजा सत्यदेव कहने लगे, नहीं महाराज, आपके राज्य का संचालन मैंने आपके एक कुशल मंत्री को सौंप रखा है। वो राज्य का संचालन बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। राजा विक्रम खुशी से, धन्यवाद राजन, आपने बहुत अच्छा किया। रात्रि के अंधकार में 2 रथ पवन वेग से दौड़ चले उज्जैन की ओर। उज्जैन की सीमा में घुसकर दोनों रथ रुक गए। राजा विक्रम कहने लगे, ध्यान रखना, यहां से हमें नगर के पीछे की ओर जाना है और वह भी अत्यधिक सावधानी से, धीमी गति से, किसी को भी इस बात की भनक भी ना लगे। सारथी जी स्वामी। दोनों रथ अब धीमी गति से नगर के बाहर की ओर चल रहे थे।
रानी हंसिया के महल के पीछे राजा विक्रम ने एक रथ को रोक दिया और महाराज विक्रम कहने लगे, सारथी और सैनिक मिलकर इस रथ को इस प्रकार छुपा दो कि किसी को भनक भी ना लग जाए कि यहां कोई रथ भी है, और इस रथ की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम दोनों सैनिकों की है। दोनों सैनिक, जी सेनापति। रथ को वृक्षों के झुंडों में छिपा दिया जाता है और सारथी और 2 गुप्तचर रथ में बैठ गए। दोनों सैनिक रथ की सुरक्षा के लिए रथ के दोनों ओर खड़े हो गए। महाराज विक्रम ने अपने रथ को विंध्याचल पर्वत की ओर स्वयं ही आगे बढ़ाया और रथ में 2 गुप्तचर अपने साथ ले लिए और 2 सैनिक रथ की सुरक्षा के लिए रथ के दोनों तरफ चल रहे थे। अर्धरात्रि का प्रथम पहर, महाराज विक्रम विंध्याचल की तलहटी में अपने रथ को लेकर के पहुंच जाते हैं। श्रोताओं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराज विक्रम ने जब जादूगरनी रानी को भूमिगत कारावास में कैद में डाला था, तब वह एक गुप्त सुरंग से इस कारावास तक लाए थे, किंतु यह रास्ता बहुत लंबा था। युद्ध के दौरान सुरक्षा कारणों से विंध्याचल पर्वत की तलहटी से सीधे कारावास तक महाराज विक्रम ने एक सुरंग खुदवाई थी, जिसके बारे में राजा के सिवा किसी को पता नहीं था। उन 2 गुप्तचरों को भी पता नहीं था जो रानी जादूगरनी की सुरक्षा में पहरा दे रहे थे। राजा अपने दोनों कुशल गुप्तचरों को लेकर सुरंग में उतर जाते हैं। दोनों सैनिक बाहर ही रथ की सुरक्षा कर रहे थे। अंदर कारावास में रानी जादूगरनी मेरी चिड़िया चिल्ला रही थी। तभी दोनों गुप्तचरों ने समझा, जो उसकी सुरक्षा कर रहे थे, कि अब तो ये स्त्री पूर्ण रूप से पागल हो गई, अतः उसे जहरीली मदिरा पिला पिलाकर मूर्छित कर दिया। गुप्तचर 13 पहरा दे रही थी और गुप्तचर 17 सो रही थी। ये राजाओं के गुप्त कोड होते हैं। जब राजा ने पिछले मार्ग से कारावास के बगल के सकरे रास्ते से प्रवेश किया तो गुप्तचर हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। सेनापति, उन गुप्तचरों को तो यही पता था कि ये सेनापति के शरीर में है और वो सेनापति ही समझते थे। सेनापति का नाम सुनते ही दूसरी गुप्तचर भी हड़बड़ाकर खड़ी हो गई और गहरी नींद में डूबे नेत्रों से सेनापति की ओर देखने लगी। नतमस्तक होकर बोली, सेनापति जी को मेरा प्रणाम। राजा ने तत्परता से कारावास के द्वार को खोला और महाराज विक्रम के इशारे पर दोनों गुप्तचरों ने पहले तो रानी जादूगरनी को जंजीरों से जकड़ा और फिर बेहोशी की दबा से भीगा एक वस्त्र उसकी नाक पर लपेट दिया। अब रानी जादूगरनी के होश में आने की कोई भी संभावना नहीं थी। राजा विक्रम को यह भय था कि यदि रानी जादूगरनी होश में आ गई तो कहीं कोई तांत्रिक वार कर बैठे। साथ लाए लंबे चौड़े काले वस्त्र से रानी जादूगरनी को इस प्रकार से लपेट लिया कि तनिक भी किसी को वस्त्र के अंदर स्त्री होने का आभास भी ना हो। तत्पश्चात पुरुष गुप्तचर ने मूर्छित रानी को अपने कंधे पर डाला और चल दिए सुरंग से बाहर की ओर। राजा ने दोनों स्त्री गुप्तचरों से कहा, शीघ्रता से अपना सामान उठाओ और चलो। दोनों शीघ्रता से अपना सामान उठाकर चल दी राजा विक्रम के पीछे पीछे। रथ के पास आकर गुप्तचर ने रानी जादूगरनी को रथ के अग्रभाग में डाल दिया और दोनों उसके पास बैठ गए। पिछले भाग में स्त्री गुप्तचर बैठ जाती हैं। अब राजा ने अपना रथ रानी हंसिया के महल की तरफ चला दिया, जहां पहले से ही एक रथ और 2 गुप्तचर और 2 सैनिक वृक्षों की ओट में खड़े थे। अब राजा ने सारथी को रानी वाले रथ में बैठाया, जादूगरनी रानी थी उस रथ में, और दूसरे रथ का संचालन स्वयं करते हुए आ गए रानी हंसिया के महल के पास और सैनिकों से कहने लगे कि देखिए, हमें बड़ी सावधानी रखनी होगी। हमारी योजना का पता यहाँ के किसी भी निवासी को नहीं चलना चाहिए। हमें इस महल में बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रवेश करना है। किसी को इस बात का भनक भी नहीं लगे कि यहां से कोई वस्तु ले जाई जा रही है। राजा के इशारे पर पूर्व योजना अनुसार राजा के 2 कुशल गुप्तचर महल के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। वैसे तो महल के दोनों द्वारपाल पहले से ही सो रहे थे, परंतु दोनों गुप्तचरों ने जो नशे का एक वस्त्र था, नशा होने का वस्त्र था, उस वस्त्र को उन दोनों सैनिकों के ऊपर डाल दिया और दोनों सैनिक अचेत अवस्था में सो गए। महाराज विक्रम ने दरवाजा खोला और सकरे रास्ते से घूमते हुए पहुंच गए रानी हंसिया के कक्ष में, जहां महारानी हंसिया सावक रूप में एक कोने में बैठी हुई थी
और उसके दोनों पुत्र, दोनों राजकुमार सिद्धार्थ और दृष्टांत, जिनका बदन कृशकाय हो रहा था और एक कक्ष में चुपके से छिपे हुए बैठे। दूसरी तरफ देखा तो चारों वीर विक्रम बेताल, मुंजा, पांडा और खापरा चोर मेढक बने हुए बैठे हैं। श्रोताओं, राजा विक्रम ने खरगोश को, जो उसकी रानी हंसिया थी, और दोनों शावकों को अपनी गोदी में ले लिया और चारों जो वीर थे उन्हें एक कुशल गुप्तचर के पास गोदी में भेज दिया। जब वो चलने लगे तो पास में ही महारानी हंसिया की 10 बांदी, जो 10 दासी थी, वो 10 दासी बकरी के भेष में बंद थी। महाराज विक्रम को उन पर भी दया आने लगी कि मुझे इन्हें भी इस समय अवंती ले चलना होगा, नहीं तो ये हमेशा के लिए बकरी बनी रह जाएंगी। परंतु महाराज विक्रम विचार करने लगे कि ये पशु हैं और एक भी पशु यदि बोल गया तो हमारी योजना खुल जाएगी। परंतु महाराज विक्रम ने जैसे ही चलने का मन बनाया तो वो समस्त पशु महाराज विक्रम की तरफ देखने लगे। महाराज विक्रम समझ गए कि ये पशु अब चुप रहेंगे, बोलेंगे नहीं। तो महाराज विक्रम ने कुशलता से उन समस्त पशुओं को भी बाहर निकाला। बाहर आने के बाद दोनों रथों में, जिसमें रानी जादूगरनी थी, उसमें 5 पशुओं को बैठा दिया और स्वयं वाले रथ में, जिसमें रानी हंसिया खरगोश बनी हुई बैठी थी और दोनों शावक थे और चारों वीर थे, उस रथ में 5 बकरियों को बैठा लिया और दोनों रथों को पवन वेग से लेकर के चल देते हैं अवंती की तरफ। श्रोताओं, रात्रि का चौथा पहर भी समाप्त हो गया और 4 पहर समाप्त होने के बाद महाराज विक्रम का अवंती में प्रवेश। समस्त कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा था। महाराज विक्रम ने उन समस्त जो रानी हंसिया और उसके साथ पशु बने हुए उनके दास दासियां थे, उनको एक कक्ष में बड़ी सुविधा पूर्वक रख दिया, छोड़ दिया। और श्रोताओं, जो तांत्रिक रानी जादूगरनी थी उसको एक कक्ष में बंद कर दिया। अब देखिए, उधर महाराज सत्यदेव ने तांत्रिक नरबट को एक कक्ष में पहले से ही बंद कर रखा था और महामुनि अत्रक भी वहां आ गए थे, उन्हें भी सम्मान सहित लाया गया था। और श्रोताओं, अब केवल राजा श्रावस्ती नरेश रतन सेन का आना शेष था। महाराज विक्रम ने कहा कि तांत्रिक नरबट को और रानी जादूगरनी को एक कक्ष में ही बंद कर दिया जाए। तो उन दोनों को एक कक्ष में बंद कर दिया गया और आगे की योजना ये है महाराज सत्यदेव कि जैसे ही श्रावस्ती नरेश रतन सेन आए उसे बंदी बना लेना। बंदी बनाने के बाद उसे भी तांत्रिक नरबट और रानी जादूगरनी के कक्ष में डाल देना। श्रोताओं, महाराज विक्रम ने और महाराज सत्यदेव ने पूरी योजना बना ली है और कल के वीडियो में, देखो अब ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से महाराज विक्रम और रानी हंसिया, उसके दोनों राजकुमार, अपने मूल रूप को प्राप्त करेंगे। ये कल के वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। अब ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। परंतु देखिए श्रोताओं, मैंने आपसे वीडियो के प्रारंभ में भी कहा था कि एक YouTube चैनल अध्यात्म गुरु किसी कारणवश डिलीट हो गया है, तो उनकी आप मदद करें। वो अच्छे धार्मिक वीडियोस बनाते हैं, आप उनके चैनल पर एक बार अवश्य विजिट करें। इसी के साथ अब ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।